बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका टीचर मोहम्मद खालिद फ्रॉम नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज में फर्स्ट हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यानी MCQs को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले हम, जैसा कि हमें मालूम है कि इस पूरी एक्सरसाइज में हम लास्ट टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था टार्क, तो ये जितने भी MCQs हैं इन मैक्सिमम MCQs में हमारे पास टार्क से रिलेटेड MCQs हैं। तो हम थोड़ा सा टार्क को रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ टार्क, कि हमारे पास स्टूडेंट टार्क क्या है। स्टूडेंट, हमने कहा था कि टार्क हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। टार्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स, यानी मोमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स। टाई इज इक्वल टू RF क्रॉस F के बराबर है, टाई इज इक्वल टू RF आ जाएगा। अब टार्क क्या है कि सपोज स्टूडेंट मैंने कहा था कि मेरे पास ये एक डोर है, ये डोर के हैंग्स आ जाते हैं, यानी जिनको डोर क्लिप्स बोलते हैं, डोर हैंग्स आ जाते हैं और यहाँ से डोर हैंडल आ जाता है। अब जब हम इस हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो डोर क्लिप्स, ये जो कब्जे होते हैं, ये इनको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला था हमने। एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ये डोर मूव करता है और ये पॉइंट जहाँ पे हैंडल है, जहाँ पे फोर्स अप्लाई की, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है। पॉइंट ऑफ एक्शन डेट इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ एक्शन है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स पॉइंट के गिर्द जब मूव करता है तो हमारे पास उस बॉडी के अंदर जो रोटेशन होती है डेट इज कॉल्ड टार्क। तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन जहाँ पे फोर्स अप्लाई की, यहाँ से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस है डेट इज इक्वल टू आर, यानी आर और अप्लाइड मोमेंट ऑफ आर्म, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ आर्म। ये मोमेंट ऑफ आर्म और अप्लाइड फोर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें टार्क महसूस होता है। एक्चुअली टार्क क्या है कि रोटेशन है, बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है डेट इज कॉल्ड टार्क। तो अब ये मोमेंट आर स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ आर विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एफ इज अप्लाइड फोर्स। इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास स्टूडेंट क्या हासिल होता है, डेट इज टार्क। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास MCQs है। कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल, जीरो। स्टूडेंट, जो हमारे पास टार्क होता है नेगेटिव, पॉजिटिव है, कहते हैं पैरेलल है या जीरो है। कन्वेंशनली हमने कहा था कि स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये, अगर मेरे पास एक पेवट है, यहाँ से शीशा जो है, मेरे पास शीशा है, यहाँ पे इस पर टू चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, तो यहाँ से ये अगर ये मोमेंट ऑफ आर्म है, यहाँ से लेकर ये पिवट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है डेट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ आर्म, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जो डिस्टेंस है डेट इज मोमेंट ऑफ आर्म। यहाँ से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो यहाँ से भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से भी नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो फोर्स की वजह से यहाँ से भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। जब बॉडी रोटेट करे उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस हो और वो क्लॉकवाइज मूव करे, जैसे घड़ी की सुई है इस तरह से मूव करे, नीडल की तरह मूव करे, तो यहाँ से इसके ऐसे टार्क को हम कहते हैं क्लॉकवाइज टार्क। और जब एंटी क्लॉक सुई के, जो घड़ी की हमारे पास नीडल की जो सुई होती है उसके अगेंस्ट मूव करे यानी बॉडी, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क है। इस तरह से बॉडी की रोटेशन हो डेट इज एंटी क्लॉकवाइज, और नीडल की तरह हो, क्लॉक की नीडल की तरह हो डेट इज क्लॉकवाइज टार्क, और ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क। ये क्लॉकवाइज जो टार्क होता है इसको कन्वेंशनली हम लेते हैं, क्लॉकवाइज टार्क को हम लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज यानी कन्वेंशनली जो हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क होता है, क्लॉकवाइज टार्क, उसको हम लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जो टार्क होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इसको इस केस में हमारे पास टार्क जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब कहते हैं कि कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन, हम एंटी क्लॉकवाइज जो टार्क होता है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव। ये थोड़ा सा उलट आ जाते हैं एक दूसरे के, जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हो उस वक्त उसके टार्क को हम क्या लेते हैं, उसको टार्क को पॉजिटिव लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज कर रही हो तो उस वक्त नेगेटिव लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डेट इज इक्वल टू बी। करेक्ट ऑप्शन मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास कौन सा टार्क प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव टार्क प्रोड्यूस होगा। दूसरे में कहते हैं MCQs नंबर 2 में स्टूडेंट कहता है कि ए डोर रिक्वायर्स ए मिनिमम टार्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर एंड ऑर्डर टू ओपन इट। कहते हैं कि एक डोर है जिसको रिक्वायर्ड है कितना, 80 न्यूटन टार्क उसको रिक्वायर्ड है टू ओपन इट। एक डोर को ओपन करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए कितना टार्क लगता है,
टार्क रिक्वायर्ड है 80 न्यूटन मीटर टार्क रिक्वायर्ड है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हैंडल फ्रॉम हैंग्स, हैंडल का हैंग्स से जो कब्जे हैं उनसे डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, एफ डोर टू बी पुल्ड विद ए फोर्स एट हैंडल नॉट ग्रेटर देन 100 न्यूटन, जबकि हैंडल पे जो फोर्स है वो 100 न्यूटन से ज़्यादा नहीं है, यानी जब हैंडल पे जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन से ज़्यादा ना हो तो उस वक्त 80 न्यूटन टार्क प्रोड्यूस करने के लिए उनके दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम मोमेंट ऑफ आर्म कहते हैं वो कितना होगा। स्टूडेंट यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास वो हमें टार्क की वैल्यू गिवन कर देता है, टार्क की वैल्यू हमें गिवन करता है। स्टूडेंट यहाँ पे जैसे देखें कि हमें टार्क की वैल्यू गिवन है, कहते हैं कि 80 न्यूटन मीटर टार्क प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, यानी आर की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू कितनी होगी, जब उस पर फोर्स कितनी लगे 100 न्यूटन फोर्स, उस पर 100 न्यूटन फोर्स लगे। अब हमें मालूम है कि स्टूडेंट टार्क किसके बराबर होता है, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टा इज इक्वल टू आर एफ आ जाएगा और टा इज इक्वल टू आर। अब देखिए स्टूडेंट हमें किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर की मोमेंट ऑफ आर फाइंड करना है। इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, एफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वेशन की दूसरी तरफ चल के ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टा डिवाइडेड बाय एफ, तो आर इज इक्वल टू टा डिवाइडेड बाय एफ, तो आर इज इक्वल टू टा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 80 डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू कितनी है 100, 0 0 के साथ कट जाएगा और r इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 10। तो स्टूडेंट 8 डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 10 8 आर 80, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.8, साथ क्या आ जाएगा न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम इस टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.8 न्यूटन, यानी सॉरी ये हमारे पास m की वैल्यू है, r की वैल्यू है, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी न्यूटन इनटू ये मीटर में आ जाएगा, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस किस में आ जाएगा मीटर में। तो अब यानी जब टार्क की वैल्यू 80 न्यूटन होगी, फोर्स 100, तो उस वक्त जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा डेट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट कौन सा आ जाएगा इसमें 0.8 मीटर आ जाएगा डी। तो मैं इसका लिख सकता हूँ कि आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा डी आ जाएगा 0.8 मीटर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है कि हमारे पास 2 चिल्ड्रन आर बैलेंस्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ सीसा। कहते हैं कि एक सीसा है जिसमें 2 स्टूडेंट जो हैं वो अपोजिट साइड पे बैठे हुए हैं। इफ़ वन चाइल्ड लीन्स इनवर्ड टुवर्ड्स द पिवट, अगर एक स्टूडेंट जो है वो अंदर की तरफ झुक जाए यानी टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट की तरफ झुक जाए, हेयर साइड वेल, उसकी जो साइड्स है वो क्या होगी राइज ऊपर की तरफ चली जाएगी, फॉल नीचे की तरफ आएगी। इनसफिशिएंट डेटा नाइदर राइज नार फॉल, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछने का मतलब यह है, कहते हैं कि 2 चिल्ड्रन आर बैलेंस्ड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ सीसा, कि हमारे पास एक सीसा है, सपोज कि यहाँ से मेरे पास ये एक सीसा आ जाता है, यहाँ पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 2 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, इसकी अपोजिट साइड पे बैठे हुए हैं, वो बैलेंस्ड है। अब कहते हैं कि अगर ये इस वक्त यहाँ से ले कोई टार्क इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा शीशे के अंदर, कहते हैं अब कहते हैं कि इफ वन चाइल्ड लीन्स, अगर एक बच्चा जो है वो लीन्स इनवर्ड टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट, ये पिवट पॉइंट है, मिड पॉइंट जो पिवट पॉइंट है। अब वो कहता है कि अगर इसमें एक स्टूडेंट जो है वो इनवर्ड टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट लीन्स कर जाए, झुक जाए, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए स्टूडेंट के यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, ये अपनी जगह पे रहे एज एट, अब ये जो है ये अपनी पहली वाली पोजीशन से लीन्स इनवर्ड टुवर्ड्स द मूव करे, पिवट पॉइंट की तरफ मूव कर जाए, यहाँ तक आ जाए, यानी अंदर की तरफ झुक जाए। अब इसका तो मोमेंट ऑफ आर्म, पहले दोनों का मोमेंट ऑफ आर्म आर था, यहाँ से यहाँ तक मोमेंट ऑफ आर्म आर था दोनों का। अब इसका ये इनवर्ड अंदर की तरफ यानी पिवट पॉइंट की तरफ मूव कर जाए, आगे की तरफ हो जाए, तो अब इसका मोमेंट ऑफ आर्म क्या हो जाएगा कम, पहले की निस्बत मोमेंट ऑफ आर्म इसका कम हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि जब मोमेंट ऑफ आर्म आर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो आर की वैल्यू ज़्यादा होने से हमारे पास टार्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ आर्म कम हो गया, तो ये भी यहाँ से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये यहाँ से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट ये जो टार्क प्रोड्यूस हो रहे थे यहाँ से, तो पहले
ये आर दोनों का सेम था तो कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। जब ये इनवर्ड अंदर की तरफ मूव कर जाता है, झुक जाता है, तो इसका आर की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसका टार्क यहाँ से कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ से बॉडी नीचे की तरफ, ये जो चिल्ड्रन बैठा हुआ है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, इसका टार्क यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इसकी जो साइड है वो पूछ रहा है टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट, के पिवट पॉइंट की तरफ जब मूव कर दिया इसका आर की वैल्यू कम हो जाएगी, आर की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका टार्क कम होगा, टार्क कम होगा, तो ये टार्क जो है वो डोमिनेट हो जाएगा इस टार्क पे। तो हेयर साइड वेल इस वाली साइड जो है वो पूछ रहा था कि जब ये अंदर की तरफ चिल्ड्रन हो जाएगा तो इसको आर की वैल्यू कम होगी, तो इसकी साइड ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ इसका टार्क कम, इसकी आर की वैल्यू कम, इसके अंदर टार्क कम प्रोड्यूस होगा, ये इसके नीचे की तरफ टार्क इसमें पैदा नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका टार्क ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे की तरफ, ये साइड नीचे की तरफ मूव कर जाएगी और ये साइड जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। तो फिर स्टूडेंट हमारे पास इस स्टूडेंट वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ कर जाएगी, राइज ऊपर की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है, ए, राइज वो कर जाएगी ऊपर की तरफ। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसमें करेक्ट ऑप्शन आंसर में कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेरे पास ए है, राइज वो ऊपर को, उस वाली साइड जो है जिस स्टूडेंट चिल्ड्रन का मुंह में आर की वैल्यू कम होगी उसकी साइड जो है वो राइज कर जाएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 में पूछता है कि ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी है जो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, मस्ट नॉट बी, उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 4 में कहते हैं कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मस्ट नॉट बी, उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा, एट रेस्ट वो नहीं होगी, मूविंग में मूव नहीं कर रही होगी, रोटेटिंग नहीं होगी, या उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा। स्टूडेंट हमने जब लास्ट टाइम कहा था कि इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम क्या है, कि हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी जब उस पर फोर्स लगें और फोर्स का नेट एफ नेट फोर्स जो हैं वो क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। बॉडी रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए, मीन टोटल फोर्स का लगने वाला जो इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाए। तो जब फोर्स ज़ीरो होगी या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूविंग कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रही होगी, मूव करती रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। जब बॉडी रेस्ट में है, फोर्स ज़ीरो होगी तो वहाँ पे हमें ये बात का क्लियर है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब बॉडी के ऊपर लगने वाली टोटल जो फोर्सेज हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लगने वाली जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से लगने वाली जो फोर्सेज हैं वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएं। जब फोर्स ज़ीरो है, मीन के बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स जो है वो ज़ीरो हैं, फोर्स नहीं, तो इसका मतलब कि बॉडी के अंदर क्या नहीं पैदा होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन स्टूडेंट हमने ये पढ़ी थी कि बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर एक बॉडी हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है तो ये बात अंडरस्टूड है कि हमारे पास उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम कहेंगे बॉडी एंड इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी, उसके अंदर क्या नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं हो, वो रेस्ट में हो सकती है। इक्विलिब्रियम वाली बॉडी रेस्ट में हो सकती है, मूव भी कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूविंग भी कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेट नहीं कर रही होगी। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आ जाता है वो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। तो मैं इसका लिख सकता हूँ कि मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, डी है। आंसर में मैं लिख सकता हूँ करेक्ट ऑप्शन डेट इज इक्वल टू डी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में कहता है द टार्क एंड यूनिफॉर्मली रोटेटिंग, द टार्क एंड यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन, एक फैन है एक फैन जो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहे हैं, उसके ब्लेड की जो लेंथ है हैविंग ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, यानी आर की वैल्यू जो है वो हमें गिवन कर देता है, ब्लेड यानी डी की वैल्यू जो है आर यानी डी के बराबर है और वो 0.5 मीटर है। आर की वैल्यू ब्लेड की लेंथ हमें गिवन कर देते हैं। अब जो बॉडी है फैन जो है वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, मीन कि उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स का कोई नेट इफेक्ट ज़ीरो है। तो कहते हैं कि आप ये बताएं कि उसके अंदर टार्क क्या प्रोड्यूस होगा। अगर वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहे हैं तो मीन कि उस पर लगने वाली जो टोटल नेट फोर्स हैं वो भी क्या होंगी, ज़ीरो होगी। अगर फोर्स नहीं लग रही तो इट मीन कि वो पूछना ये चाहता है कि टार्क कितना प्रोड्यूस होगा। अब अगर वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहे हैं, मीन कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन तब ज़ीरो होता है क्योंकि उस फैन के ऊपर फिर नेट फोर्स भी क्या होंगी, वो भी ज़ीरो होंगी, नेट फोर्स ज़ीरो होंगी। तो अब वो टार्क हमारे पास यहाँ पे इस केस में कोई प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमें स्टूडेंट पता है कि टार्क किसके बराबर होता है, टार इज इक्वल टू आर, एफ के बराबर होता है। यहाँ पे आर की वैल्यू तो वो हमें गिवन कर देता है, लेकिन यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहे हैं तो इट मीन कि उस पर जो फोर्स लग रही है वो नहीं किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। एफ की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो टार इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, 0.5
आर की वैल्यू मोमेंट ऑफ आर्म मल्टीप्लाई बाय यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं तो फोर्स कोई भी नहीं लग रही, 0, तो टार्क उस यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन के अंदर कितना टार्क प्रोड्यूस होगा, 0 न्यूटन इनटू मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा। तो मैं इसका लिख सकता हूँ आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 का आंसर जो है वो आ जाएगा डी आ जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है एमसीक्यूज नंबर 6 में कि ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट 0.5 मीटर टू टर्न नट व्हील ऑफ बस। एक बस के व्हील के नट को टाइट करने के लिए उस पे जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है वो 100 न्यूटन फोर्स लगती है और उसका परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है डिस्टेंस जो है वो 0.5 मीटर है। तो कहते हैं द टार्क एक्टिंग ऑन नट इज, उस नट के अंदर जो टार्क प्रोड्यूस होगा, यानी कहते हैं कि एक बस के व्हील के नट को टाइट करने के लिए उस पर जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। तो कहते हैं कि आप ये बताएं कि उस व्हील के अंदर उस हमारे पास टार्क जो प्रोड्यूस होगा उस व्हील के अंदर जो नट को टाइट करने के अंदर जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, टार्क की वैल्यू फाइंड करनी। तो स्टूडेंट हमें पता है कि टार्क की वैल्यू है टाई इज इक्वल टू आर एफ के बराबर होता है। अब वो हमें क्या गिवन कर रहा है, वो हमें आर की वैल्यू भी गिवन कर रहा है 0.5 मीटर, आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर है और फोर्स वो है वो भी हमें गिवन कर देता है 100 न्यूटन फोर्स। तो टाई इज इक्वल टू आर की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाय एफ की वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। टाई इज इक्वल टू 0.5 को डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करूंगा तो 5 डिवाइडेड बाई पॉइंट को रिमूव करके 1 और एक 0 लगा दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 1 इज 10, 10 10 जार 100। तो टाई इज इक्वल टू 10 5 जार 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 5 जार 50 और टार्क है, टार्क के साथ यूनिट क्या आ जाएंगे न्यूटन इनटू मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट मेरे पास कौन सा आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा। जब 100 न्यूटन फोर्स और 0.5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगे होगा तो उस वक्त जो बॉडी के अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा डेट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास स्टूडेंट 6 का क्या आ जाएगा, मैं लिख सकता हूँ आंसर जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, बी के, यानी 50 न्यूटन आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 में कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस, मोमेंट ऑफ आर्म, कपल आर्म, रेडियस, डबल मोमेंट, यानी कहते हैं कि दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके दरमियान, बिटवीन टू कपल फोर्स, दो कपल ऑफ फोर्सेस के जो दो फोर्सेस उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मीन कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये पिवट पॉइंट है, यहाँ से एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और एक F1 फोर्स और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है F2 फोर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो R1 है वो मेरे पास इस F1 का मोमेंट ऑफ आर्म है और ये जो यहाँ से लेकर पिवट पॉइंट मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक फोर्स तक जो डिस्टेंस है R2, ये F2 फोर्स का मोमेंट ऑफ आर्म है। अब वो ये कहते हैं कि इन दो फोर्सेस मिलकर ही हमारे पास कपल ऑफ फोर्सेस बनती हैं। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है R1 प्लस R2, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ आर्म है, यानी कपल आर्म है, कपल का आर्म। जैसे टार्क में मोमेंट ऑफ आर्म था तो कपल के केस में हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास कपल आर्म है। यहाँ से दोनों आर की जो वैल्यू है तो डेट इज इक्वल टू करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, बी। तो मैं लिख सकता हूँ आंसर इसका किसके बराबर है, बी के बराबर है। ये कपल आर्म कहलाएगा। जैसे टार्क में मोमेंट ऑफ आर्म कहलाया था तो कपल के केस में इस टोटल डिस्टेंस आर को हम क्या कहेंगे, कपल आर्म कहेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहते हैं कि गर्ल पुशेस टू ओपन ए डोर परपेंडिकुलरली विद द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एट 0.6 मीटर फ्रॉम द हैंग्स। टार्क इज, कहते हैं कि गर्ल जो पुशेस करती है, दरवाजे को पुश करती है टू ओपन द डोर परपेंडिकुलर विद द फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है कितनी, 25 न्यूटन। यानी हमारे पास F की वैल्यू वो हमें गिवन कर देता है। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 न्यूटन है। F की वैल्यू हमारे पास 25 न्यूटन आ जाती है। F की वैल्यू 25 न्यूटन है। अब कहते हैं कि कितनी वैल्यू लगती है, 0.6 मीटर जो उसका मोमेंट ऑफ आर्म है। कहते हैं कि उस दरवाजे के अंदर, डोर के अंदर कितना टार्क प्रोड्यूस होगा, टार्क की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट ये सिंपल सा MCQ, ये सिंपल है। जैसे हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि टार्क, हम जानते हैं कि टार्क की वैल्यू किसके बराबर है, टार इज इक्वल टू आर एफ। आर की वैल्यू भी आपको गिवन है और एफ की वैल्यू भी गिवन है। आर की कितनी है 0.6 मल्टीप्लाई बाय एफ की वैल्यू कितनी है 25। तो मैं 6 डिवाइडेड बाय क्या करूँगा, 6 यहाँ पे हो जाएगा 0.6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25 आ जाएगा। स्टूडेंट 5
2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 2 1 is 2, 2 3 ज़ार 6, तो 5 3 ज़ार 15 न्यूटन आ जाएगा। जब 425 न्यूटन और मोमेंट ऑफ आर्म 0.6 मीटर, तो हमारे पास टार्क की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाएगी 15 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास 8 का क्या आ जाएगा, 8 का सी। तो ये नहीं मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ, मेरे पास कितना है 8 है। तो स्टूडेंट हमने ये इसके टोटल जो 10 MCQs थे उनमें से हमने फर्स्ट 8 जो हैं वो किए हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसी से रिलेटेड हमने MCQs भी करने थे। तो लास्ट 2 MCQs में आपने स्किप कर देना है। न्यू सिलेबस में आपका जितना टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड MCQs भी करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।